Okay, hello everyone. Good morning, Namaskar. Good morning, good morning, good morning. Okay, all well, सब बढ़िया. कैसे हो सब? कैसा रहा आज का दिन? अच्छा, अभी शुरू हुआ है क्या? मुझे लगा कोई होगा आप में से जो सुबह 3 बजे उठता होगा. रात को 1:30 बजे सोया था मैं. हम्म, पढ़ तो नहीं रहे होगे 1:30 बजे सोने वाले. कुछ और ही कर रहे होगे. एक्स वाई जी के साथ बातें. सीएसके का मैच. शुक्र है जान छुट्टी कल खत्म हुआ आईपीएल. पढ़ाई पे थोड़ा ध्यान हो जाएगा, नहीं तो ध्यान सारा उधर ही था. कल की क्लास आज होगी क्या? कल क्लास हुई तो है शाम को. चलिए कंटिन्यू करते हैं. कल हमने सरफासी के बारे में समझा था. ठीक है, आज हम नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं. नेक्स्ट एक और मेथड पे चलते हैं जिसके थ्रू रिकवरी की जा सकती है. और वो मेथड है यहाँ पर आपका डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल, डीआरटी. डीआरटी या फिर डायरेक्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल, ये एक ऐसे ट्रिब्यूनल है जो कि एक कोर्ट है. बेसिकली ट्रिब्यूनल का मतलब ही अपने आप में कोर्ट होता है. ये कोर्ट है, बट ये एक स्पेशलाइज्ड कोर्ट है जो कि यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा एस्टेब्लिश किए गए थे एक एक्ट के तहत यहाँ पर. और एक्ट था द रिकवरी ऑफ डेट्स ड्यू टू बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एक्ट. इस एक्ट के तहत इनकी जो एस्टेब्लिशमेंट की गई थी, ये सोच के गई थी कि एक स्पेशलाइज्ड इंस्टीट्यूशन होंगे, स्पेशलाइज्ड कोर्ट्स रहेंगे जहां पर केवल और केवल एनपीए से रिलेटेड ही केसेस को डील किया जाएगा. मतलब वही है कि अच्छी बात है, स्पेशलाइज्ड कोर्ट बना दिए गए हैं, है ना. अब हमने कल की क्लास में एक चीज देखी थी जिसमें मैंने कहा था कुछ चीजें ऐसी थी जिनके ऊपर ही यहाँ पर सरफासी एक्ट एप्लीकेबल था. तब आपके मन में बहुत सारे सवाल, बहुत सारी शंकाएं थी कि अगर इनके ऊपर ये एप्लीकेबल, ये एलिजिबल नहीं है सरफासी के लिए, सरफासी में आने के लिए, तो फिर इनको कैसे रिकवरी की जा सकती है.
तो इनकी रिकवरी यहाँ पर उनके अगेंस्ट कोर्ट में केस करके की जा सकती है। आप कोर्ट केस लगा सकते हो, चाहे अगर उसमें कोई भी अकाउंट जो बिना प्रॉपर्टी के है, कोई भी अकाउंट जिसमें इतना आउटस्टैंडिंग नहीं था जितना सरफासी में चाहिए था, है ना, और कोई भी लोन जिसमें कोई प्रॉपर्टी नहीं है, कोई सिक्योरिटी नहीं है, कुछ भी, तो यहां पर आपका उनके केसेस को आप कोर्ट में लगा सकते हो, कोर्ट में उनके अगेंस्ट केस फाइल कर सकते हो। बस सरफासी में ये था कि किसी तरह की कोर्ट के इंटरवेंशन की जरूरत नहीं थी। आप जैसे जैसे करते रहिए, आके एक पर्टिकुलर टाइमलाइन के अनुसार आप उनको नोटिस जारी कीजिए, उनका पोजेशन लीजिए, ऑक्शन लगाइए, दैट्स इट। कोई भी कोर्ट बीच में इन्वॉल्व नहीं होता। लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसे केसेस आएंगे जिनमें कोर्ट को इन्वॉल्व होना पड़ेगा, और उन केसेस में से कोर्ट को हम, जो सिविल कोर्ट हमारे आसपास होते हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वगैरह, उनमें हम यहाँ पर अपना केस दर्ज करते हैं। लेकिन उनमें भी यहाँ पर आपका एक स्पेशलाइज कोर्ट होते हैं जिनको हम डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल कहते हैं। इनमें यहाँ पर हम केस दर्ज करते हैं अगर अगर यहाँ पर जो भी लोन लिया है जिस पर्सन ने, उस लोन की वैल्यू यहाँ पर 20 लाख से ज्यादा है। अगर लोन की वैल्यू 20 लाख से ज्यादा है तो यहाँ पर डीआरटी में केस दर्ज किया जा सकता है। 20 लाख से कम है तो डीआरटी में केस नहीं दर्ज किया जा सकता। नॉर्मल आसपास के जो कोर्ट है उनमें एज अ सिविल कोर्ट रिप्रेजेंट होंगे, वहां पर जब नंबर आएगा, तारीख पे तारीख जो भी होती है वो आएगी, वो चलती रहेगी। लेकिन डीआरटीज में स्पेशलाइज कोर्ट है, जल्दी से जल्दी काम किया जाएगा, क्योंकि एक लिमिटेड नंबर ऑफ उसने यहाँ पर केसेस है उनके पास, और उनके पास सफिशिएंट टाइम होता है देखने का, समझने का, तो इसलिए यहाँ पर फैसला भी जल्दी आएगा। इंडिया में फिलहाल टोटल 38 डीआरटीज हैं। डीआरटीज हर एक शहर में नहीं होती, ठीक है, ये मोस्ट ऑफ द टाइम इन द कैपिटल सिटीज 38 है, ऑब्वियस है कैपिटल सिटी में ही है, और ये 38 डीआरटीज यहाँ पर सारा सारा ऑपरेट करती है। यानी कि मैं अगर राजस्थान की बात करूं अपने स्टेट की, तो हमारे यहाँ डीआरटी केवल जयपुर में है। अगर मुझे डीआरटी में केस लगाना है तो मुझे जयपुर में यहाँ पर फाइट करने के लिए जाना पड़ेगा, जयपुर में वहां पर कोर्ट में जाना पड़ेगा। मुझे यहाँ पर हर एक जो भी बैंकर है, ऑब्वियस जो केस लगाएगा बैंकर लगाएगा, और बैंकर को वहां पर प्रेजेंट होना ही पड़ेगा, है ना, कोर्ट की तारीख को, जिस दिन तारीख हो। हाँ, अपने रिप्रेजेंटेटिव वकील वगैरह किया उसको भेज सकते हो, लेकिन एक प्रकार से थोड़ा सा हेक्टिक है इस मामले में कि आप इमीडिएट सारी चीजें यहाँ पर उन तक नहीं पहुंचा सकते, है ना, टाइम लगेगा। और अगर आप यहाँ पर डीआरटी के द्वारा जो भी फैसला दिया गया है, जो भी फैसला, जो भी उन्होंने अगर फाइनल वर्डिक्ट दे दिया है, अगर वो वर्डिक्ट आपको मंजूर नहीं है, चाहे आप बैंकर हैं या फिर आप जिसके अगेंस्ट केस में जिसके अगेंस्ट यहाँ पर केस फाइल किया गया, अगर आप दोनों में से कोई भी पर्सन डीआरटी के फैसले से खुश नहीं है, तो वो यहाँ पर अपना केस डीआरएटी के पास लगा देगा, दैट इज डेट रिकवरी अपीलेट ट्रिब्यूनल। जैसे यहाँ पर इंडिया में, यहाँ पर हमारे भारत में हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट होता है ना, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के फैसले से खुश नहीं है तो हाई कोर्ट में यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में लगा देगी अपील ना। उसी तरह से डीआरटी के फैसले से अगर कुछ नहीं हो तो नेक्स्ट हायर अथॉरिटी डीआरएटी के पास यहाँ पर आप केस लगाओगे। इंडिया में फिलहाल 5 डीआरएटीज हैं, मुंबई में है, चेन्नई में है, दिल्ली में है, कोलकाता में और इलाहाबाद में, ठीक है। 4 तो मेट्रोपॉलिटन सिटीज होगी, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, हैदराबाद, चेन्नई और कोलकाता, और एक 5वां इलाहाबाद इसमें और इंक्लूड है, ठीक है। डीआरटी डीआरएटी समझ में आ गया। इंपॉर्टेंट इसमें 20 लाख था, बाकी इसमें एक्ट वैक्ट और भी हैं, वो एक्ट वैक्ट याद कर लेना, ठीक है। सारे के सारे जो जो एक्ट इसमें दे रखे हैं, 1993 के एक्ट का जिक्र है, बाकी 20 लाख अमाउंट यहाँ पर दे रखी है, और ये आपके 38 और 5 डीआरटीज के बारे में चर्चा की गई है। ओके, चलो नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आपका रिकवरी थ्रू लोक अदालत। रिकवरी थ्रू लोक अदालत के ऊपर बात करते हैं। जो लोक अदालत है बेसिकली
ये एक ऐसी अदालत है जो कि टेम्परेरी बेस पे लगाई जाती है। ये कोई परमानेंट बेस की लोक अदालत नहीं है कि यहाँ पर एक एस्टेब्लिश कर दिया हमने कोई ऐसी जगह जहां पर जस्ट सिविल कोर्ट है, प्रीमाइसेस बना दिया गया, जज अपॉइंट कर दिए गए, नहीं, ये वो लोक अदालत नहीं है। ये लोक अदालत आपकी एवरी 2 मंथ्स के बाद, यहाँ पर हो सकता है ज्यादा अंतराल के बाद, एवरी 3 मंथ्स भी हो सकता है, कुछ फिक्स नहीं है, एवरी 2-3 मंथ्स के बाद सेकंड सैटरडे को यहाँ पर लगाई जाती है। मैंने पहले कहा ये परमानेंट नहीं है, ये एक पर्टिकुलर एक दिन लगाए जाते हैं और दिन को यहाँ पर पहले ही लोगों तक वो दिन पहुंचा दिया जाता है, किस डेट को लोक अदालत लगेगी। ये लोक अदालत पूरे इंडिया में, पैन इंडिया में यहाँ पर एक साथ एक ही दिन लगाई जाती है, जिसमें नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी, लीगल सर्विस अथॉरिटी फॉर द स्टेट, डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी, तालुक लीगल सर्विस कमेटी, ये सारे के सारे इसमें शामिल रहते हैं। ठीक है, अब इस लोक अदालत में यहां पर बेसिकली होता क्या है? लोक अदालत यहां पर अकेली बैंकिंग की सर्विसेज को यहां पर निपटाने के लिए नहीं बनाई जाती। ऐसा नहीं कि केवल अगर बैंक के लोन के लिए लोक अदालत लगा दी जाती है, नहीं। लोक अदालत का काम ये होता है कि जो भी आपसी रंजिश है, किसी भी तरह का आपसी मतभेद है परिवार में या दो व्यक्तियों में या फिर कोई छोटा मोटा ऐसा मामला है ना, मारपीट का मामला, कुछ भी मामला जिसको यहाँ पर बहुत ही क्विकली डिस्पोज किया जा सकता है अदालत की मदद से, बहुत ही क्विकली यहाँ पर उसको समझौता किया जा सकता है उसमें आपस में, तो ऐसे केसेस को हम डीआरटीज में कवर करते हैं, ऐसे केसेस को डीआरटीज में लगाया जाता है। ठीक है, ताकि यहाँ पर आपका मैंने डीआरटी बोला नहीं, लोक अदालत बोला, ऐसे केसेस को लोक अदालत में लगाया जाता है। ठीक है ना, ऐसे केसेस को यहाँ पर हम लोक अदालत में लगाते हैं। बेसिकली लोक अदालत में लगाने का मकसद ये होता है कि इसमें केस जो है बड़ा ही इजी वे में, बड़ा ही सस्ते में और बड़ा ही फास्ट मोड में यहाँ पर आपका कंप्लीट हो जाता है। और उन्हीं में से एक केस यहाँ पर बैंक अपना एनपीए अकाउंट का भी लगा देते हैं। बैंक ये भी कहता है कि एनपीए अकाउंट है, इसको रिकवरी करनी है। तो अब रिकवरी करने में वहां पर लोक अदालत में क्या से मदद करेगा लोक अदालत? देखिए, बैंक में क्या होता है, बैंक में जब हमें लगता है नहीं कि एक अकाउंट ऐसा अकाउंट है जो कि अब बस उस अकाउंट में पैसा नहीं आ सकता, हमने पूरे प्रयास कर लिए हैं, कुछ सालों के बाद बैंक यहाँ पर उस पर्टिकुलरली पर्सन को एक ऑफर देता है और उस ऑफर को कहते हैं सेटलमेंट करना। क्या कहते हैं? सेटलमेंट करना। बैंक ये कह सकता है, मैं जस्ट एग्जांपल दे रहा हूं अभी जो दूंगा, बैंक ये कह सकता है कि आपने मान लीजिए लोन 5 लाख रुपए का लिया था, उसमें ब्याज ब्याज लगाकर उस पर 5.5 लाख 6 लाख हो चुका है, तो बैंक उसको ये कह सकता है कि ऐसा करो भाई, 6 लाख तुम्हारा जो हो चुका है, तुम मुझे 1 लाख रुपए जो ब्याज है मत दो, मुझे यहाँ पर केवल और केवल प्रिंसिपल अमाउंट दे दो। या फिर बैंक ये भी कह सकता है, अच्छा चलो 6 लाख है, अच्छा 90% दे दो, अच्छा 80% दे दो। इस तरह से यहाँ पर बैंक कस्टमर के साथ नेगोशिएशन करता है और जो भी बैंक कर सकता है, जितना भी मिनिमम कर सकता है अमाउंट, उतना मिनिमम यहाँ पर अपना कस्टमर को बताएगा और वो कस्टमर अगर चाहे तो उस अकाउंट की वहां पर सेटलमेंट कर सकता है। और ये जो सेटलमेंट का प्रोसीजर रहता है, ये सेटलमेंट का प्रोसीजर आपका लोक अदालत के थ्रू एग्जीक्यूट किया जाता है। वहां पर बैंक भी जाएगा, वहां पर कस्टमर भी पहुंचेगा, वहां पर लोक अदालत के सामने ही बैंक उनको ऑफर करेगा कि हम आपको 5 लाख में ये अकाउंट सेटलमेंट करने का ऑफर दे रहे हैं, क्या आप करना चाहते हैं? आप बाकी पैसे हमने माफ कर दिए आपके। तो वो अगर एक्सेप्ट करता है तो लोक अदालत वहां पर उस फैसले पे मोहर लगा देगी, लोक अदालत भी कहेगी कि ऐसा ही होना चाहिए और वो फैसला बिल्कुल सेटल हो जाएगा। वो उस फैसला जैसे होता है ना, कोर्ट के द्वारा फैसला सुनाया गया, फाइनल वर्डिक्ट, तो वो फाइनल वर्डिक्ट यहाँ पर बन जाएगा। अब लेटर ऑन उस फाइनल वर्डिक्ट को कस्टमर ना माने तो फिर वो कोर्ट की तौहीन है, कोर्ट के द्वारा जो आदेश दिया गया उसको मानना ही पड़ेगा, फिर वो अलग केसेस, फिर उसके ऊपर एक और लीगल चार्ज लग जाएगा अगर वो नहीं मानता तो, फिर और एक और कोर्ट केस लग जाएगा, पहले एक से छुटकारा मिल नहीं रहा था, दूसरा और लगा दे, तो ऐसा कोई करेगा नहीं। ठीक है,
बस ये है कि सेटलमेंट का वक्त दिया जा सकता है कि वो कहते हैं चलो मैंने पैसे देने थे इस तारीख तक, 30 तारीख नहीं सर मैं 5 तारीख तक दे दूंगा। वो बैंक और उसके बीच की अंडरस्टैंडिंग है कि वो कैसे होता है। ठीक है, इस चीज को यहाँ पर जो मैंने अभी प्रोसीजर बताया सेटलमेंट का, इसको हम कहते हैं ओटीएस, वन टाइम सेटलमेंट। यहाँ पर भी शब्द लिखा है, इसका पूरा नाम है ओटीएस, वन टाइम सेटलमेंट। ये ओटीएस या फिर वन टाइम सेटलमेंट जो होता है, ये इतना आसान काम नहीं है। अगर आपको लगे कि सर ऐसे तो फिर सारे लोग ही अकाउंट एनपीए कर लेंगे और बाद में ओटीएस कर लेंगे, नहीं ऐसा नहीं होता। ये ओटीएस करने के लिए भी समय चाहिए, बैंक की पॉलिसीज है उसके अनुसार आपका अकाउंट फॉल करता भी है या नहीं करता। अगर आपका अकाउंट उसमें फॉल करता ही नहीं है ओटीएस स्कीम के तहत, तो फिर ओटीएस क्या लगेगा, फिर तो आपको कोई सेटलमेंट यहाँ पर आपके द्वारा नहीं किया जाएगा। नॉर्मली जो सेटलमेंट होता है वो प्रिंसिपल अमाउंट तक कर लिया जाता है। कुछ ऐसे एक्सेप्शनल केसेस होते हैं जिनमें जो सेटलमेंट अमाउंट है वो यहाँ पर उसके प्रिंसिपल अमाउंट से भी आपकी 2-3% तक यहाँ पर कम हो जाती है, जो भी आपके प्रिंसिपल अमाउंट रही है। ठीक है, तो ये यहाँ पर हुआ लोक अदालत के बारे में। उम्मीद करता हूँ लोक अदालत का कंसेप्ट भी समझ में आया होगा। और ये सेटलमेंट यहाँ पर जो की जाती है ये भी थोड़ी सी खतरनाक रहती है, क्योंकि जब सेटलमेंट करते हो तो ऑब्वियस है आपके जो क्रेडिट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट है CIR जो है, उसके अंदर शब्द लिखा रह जाएगा सेटल्ड। वो जिंदगी भर वहां पर लिखाएगा सेटल्ड, क्लोज्ड थ्रू सेटलमेंट ऐसे करके, या फिर सेटल्ड करके आएगा। तो वो चीज वहां पर परमानेंट लिखी होगी, वो चीज कभी हट नहीं सकती। और उसका इम्पैक्ट फिर कल को फ्यूचर में आप लोन लेने जाओगे किसी बैंक के पास, तो बैंक वाले हो सकता है आपको कतराए, हो सकता है आपको यहाँ पर लोन ना दे। ठीक है, ओके। सो वो चीज यहाँ पर अवॉइड की जानी चाहिए, सेटलमेंट आपको अगर करनी है तो। अगर फिर भी कोई मजबूरी आई गई है जिसकी वजह आपको करनी पड़ रही है, तो फिर कोई बात नहीं, फिर आप कीजिए जैसे भी समझ में आपको लगता है। ठीक है, तो ये लोक अदालत अलग अलग लोकेशन से अलग अलग शहरों में कंडक्ट की जाती है आपकी सेकंड सैटरडे को 2 to 3 मंथ्स के बाद। और इसका मतलब ये नहीं है कि जो सेटलमेंट होती है वो के लिए लोक अदालत में ही होती है। मतलब मेरे 3 महीने बाद लोक अदालत लगी, मैं उसका वेट करूं यहाँ पर लोक अदालत लगेगी और मैं कब सेटलमेंट करूंगा, है ना, ऐसा नहीं होता। जो सेटलमेंट है ये यहाँ पर बैंक की भी रूटीन का पार्ट है। बैंक के पास वो कस्टमर आएगा और हम बैंक की प्रीमाइसेस में भी उसका सेटलमेंट कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि लोक अदालत में सेटलमेंट होती है। लोक अदालत तो बस वो है कि सरकार ने यहाँ पर एक स्कीम लॉन्च की है लोक अदालत की, तो उसकी पालना करने के लिए हमें भी वहां पर कंट्रीब्यूशन देना पड़ता है। हमें भी वहां पर शो करना पड़ता है कि ये हमारे कस्टमर है जिनके पास यहाँ पर काफी अच्छा पैसा है और उनसे रिकवरी की जा सकती है, और रिकवरी करने के लिए ये यहाँ पर तरीके हैं हमारे पास। तो उनको हम कह सकते हैं। उसमें एनपीए भी मुद्दा उठता है कि एनपीए बड़ा आजकल यहाँ पर फंडा चल रहा है। ठीक है, तो इसको भी यहाँ पर कम करने की जरूरत होती है। तो इसलिए वन ऑफ द थिंग दैट इज दी, हम लोक अदालत की सहायता कर सकते हैं, ले सकते हैं। यहाँ पर आपका नॉर्मल रूटीन में आपके बैंक में सेटलमेंट चलता रहता है, और अलग से हम उसको एक दिखावा गवर्नमेंट की तरफ से करने के लिए कि हमने इसको लोक अदालत में किया। ठीक है, क्लियर है सब चीजें? नेगोशिएशन मीन्स आपस में समझौता। तो वो कहता है कि 10 रुपए, जो आप बाहर सब्जी वाला भैया आता है उसके साथ करते नहीं हो, सब्जी ली है कभी? भैया सब्जी क्या रेट थी? 10 रुपए बीबी जी। नहीं भैया, कल तो मेरे पति देव 8 रुपए में लेकर आए थे। अरे बीबी जी कोई बात नहीं, 8 रुपए में दे दीजिए। ठीक है भैया। जब सब्जी ले ली जाती है उसके बाद, भैया भैया थोड़ा सा धनिया तो डाल दो। अरे बीबी जी, धनिया तो पहले ही महंगा हो चुका है। अरे नहीं नहीं भैया, कल वो थे ना, वो लेकर आए थे धनिया 8 रुपए के साथ, उन्होंने धनिया भी दिया था। अरे बीबी जी, ले लीजिए धनिया क्या है, धनिया का धनिया पूरा ले लीजिए, मिर्च भी ले लीजिए, सब कुछ ले लीजिए, और बताइए, आपके लिए जान हाजिरत बीबी जी।
ठीक है, तो वो होता है नेगोशिएशन। अब समझ आ गया नेगोशिएशन क्या होता है? हाँ, पूरे देश में एक साथ एक दिन में होता है। सर इतनी सुबह सुबह कैसे इतनी एक्टिवनेस? भाई साहब तुम्हें एक्टिवनेस लग रही है, मेरे को नींद आ रही है। तुम्हें एक्टिवनेस लग रही है? एक्टिवनेस देखनी तो बिहार पटना में आता है, तो पता लगता तुम एक्टिवनेस क्या होता है। अरे बात सही है ना, नींद में इतना शानदार पढ़ा देता हूँ यार, कमाल कर दिया है ना। सर एनपीए अकाउंट आएंगे लोक अदालत में? गुड क्वेश्चन। बेटा एनपीए के बारे में पढ़ रहे हैं यार यहाँ पे, और किसके लिए पढ़ रहे हैं? जो लोक अदालत में एनपीए के लिए तो पढ़ रहे हैं। एलआईसी एडीओ के लिए गाइड करते हैं कुछ ना कुछ करते हैं एडीओ के लिए भी। यार बहुत लोगों का हुआ है रेडियो में, यार क्या किया जाए। तो सेटलमेंट क्यों कराते हैं? इसलिए कराते हैं कस्टमर सक्षम नहीं है जितने पैसे यहाँ पर उसको देने हैं। 10 लाख रुपए का लोन है, अगला 10 लाख रुपए नहीं चुका सकता, क्या कर सकता है? बैंक सारी छानबीन करके समझ लेता है कि हम ये नहीं पैसे चुका सकता, तो बैंक उसको फिर कह देता है कि चलो कोई बात नहीं, थोड़े से कम पैसे दे दो। एडीयू का रिजल्ट कब आएगा? आज क्या बात है, सारे लोग ही कल रात को लेट रात तक आईपीएल देख रहे थे, अभी तक नींद में हो। एक बंदा पूछ रहा सर एनपीए में ये चीज हो सकती है, एक बंदा कहता सर एडीयू का रिजल्ट कब आएगा, है ना। एडवोकेट को बैंक पेमेंट करेगा, बिल्कुल। क्या चल क्या रहा है ये? इसलिए बोलते हैं शाम में क्लास लीजिए, सब नींद में होते हैं आप भी। आप शाम को ले लीजिए, आप शाम को देख लीजिए, उसमें क्या हो गया, है ना। मैं तो ऐसे ही पढ़ा देता हूँ, मेरा तो कोई फंडा नहीं है। समझना तो आपका, मैंने तो पढ़ाना ही है। चलो अगले पॉइंट पे चलते हैं, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016। नया कंसेप्ट है, ठीक है, नई चीज है, सीखते हैं क्या है इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड। इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड यहाँ पर दो शब्दों से बना है, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी। इंसॉल्वेंसी यहाँ पर एक ऐसा शब्द है जिसका मतलब ये है कि कोई भी कस्टमर, यहाँ पर कोई भी कस्टमर या कोई भी पर्सन जिसने लोगों से पैसा ले रखा है, बैंक से पैसा ले रखा है, उधारी ले रखी है, वो ये कह देता है कि मैं यहाँ पर अब किसी का भी पैसा देने में सक्षम नहीं हूँ। ऑफिशियली सभी पब्लिक में, जनरल पब्लिक में, न्यूज़पेपर में, सब जगह डिक्लेयर कर देता है कि आई हैव बिकम इंसॉल्वेंट। मैं अब किसी का भी पैसा देने में सक्षम नहीं हूँ, चाहो तो आप घर आ जाइए, घर पे मेरा माहौल देख लीजिए, मेरी प्रॉपर्टी के बारे में जान लीजिए, मेरे पास कुछ नहीं है और आप लोगों के पैसे मैं नहीं दे पाऊंगा। ठीक है, उस चीज को कहते हैं इंसॉल्वेंट।
अब ये जो इंसॉल्वेंट है, अगर ये इंसॉल्वेंट के ऊपर लीगल की मोहर लग जाए, लॉ की मोहर लग जाए, या फिर कह लीजिए कोर्ट की मोहर लग जाए कि बंदा वाकई में इंसॉल्वेंट है, कोर्ट ने भी इसके ऊपर यहाँ पर मोहर लगा दी है, कोर्ट ने अपनी चेकिंग वैकिंग की, इंस्पेक्शन किया, उसमें सारा पता लग गया, तो कोर्ट अगर इसी पोजीशन को यहाँ पर आपका एग्री कर जाता है तो वही इंसॉल्वेंट जो है बैंकरप्सी बन जाता है। यानी कि जो इंसॉल्वेंट शब्द है वो यहाँ पर एक प्रकार की ऐसी सिचुएशन है, नॉर्मल फाइनेंशियल सिचुएशन है, और बैंकरप्सी जो है वो एक लीगल सिचुएशन है। सेम चीज, पहले इंसॉल्वेंट होगी, फिर उसके ऊपर कोर्ट की मोहर लग जाती है तो उसको बैंकरप्सी कहते हैं। इंसॉल्वेंसी होने की वजह से यहाँ पर जरूरी नहीं कि बैंकरप्सी तक पहुंचा जाए। इंसॉल्वेंसी है, अगर बैंकरप्सी तक पहुंच सकते हो, और जरूरी नहीं है कि पहुंचो ही, मे और मे नॉट। ठीक है। अब यहाँ पर इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी कोड जो लाया गया था, ये यहाँ पर लाया गया था एक, कोई भी कंपनी, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो है, कोई भी कंपनी, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो है, वो यहाँ पर अगर लोन उसका डूब जाता है, और उस कंपनी ऑर्गेनाइजेशन का लोन डूबने, जैसे लोन डूबेगा तो ऑब्वियस है बैंक उसके अगेंस्ट किसी ना किसी एक्ट के तहत काम करेगा, चाहे कोर्ट केस लगाए, चाहे सरफासी में जाए, जैसे भी जाए, जो भी एलिजिबल रहता है। बट यहाँ पर एक और बड़ा ही इजी गोइंग मेथड, इजी वे यहाँ पर दिया गया है एक ऑर्गेनाइजेशन को अपने यहाँ पर ही, अपने इंटरनल ही इस इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी कोड को यहाँ पर संभालने के लिए। इसका एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर होता है। ठीक है, ओके। ओके, बहुत बढ़िया यार, बहुत बढ़िया, ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट, कंग्रेचुलेशंस तो नहीं कहूंगा अभी, है ना, अभी तो सिंपल ऑल द बेस्ट कहेंगे क्योंकि अभी इंटरव्यू की स्टेज पेंडिंग है, उसके बारे में बताएंगे। गिव मी सम टाइम, इवनिंग तक टेलीग्राम पे अपडेट कर दूंगा मैं आपको, है ना। ठीक है। सो यहाँ पर आपका इसका एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर होता है जिसके थ्रू यहाँ पर ये आईबीसी जो है ये किया जाता है। इस आईबीसी की सबसे खास बात ये है कि इसमें कंपनी के बारे में, यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में चीजें सोची जाती है। बैंक को तो पैसा चाहिए, लेकिन बैंक यहाँ पर उनकी फेवर के बारे में सोचते हुए कुछ फैसले लेता है। सबसे पहले कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, कंपनी जो है डिफॉल्ट करती है, तो उससे रिलेटेड जो एक एप्लीकेशन है कि कंपनी ने डिफॉल्ट किया है, पैसा नहीं दे रहा है, तो उससे रिलेटेड एक एप्लीकेशन नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल में फाइल की जाती है। एनसीएलटी बोलते हैं उसको। ठीक है। एनसीएलटी यहाँ पर आपकी कंपनी के लिए होती है। अगर आप एक कंपनी है जिसने लोन डिफॉल्ट किया है, और अगर आपके अगेंस्ट कोई केस फाइल करना है तो एनसीएलटी में होगा। अगर आप एक नॉर्मल इंडिविजुअल है या फिर एक पार्टनरशिप फर्म है, कुछ भी है, तो आपके यहाँ पर केस जो है वो डीआरटीज में फाइल होगा। ठीक है। कंपनी केस में सिर्फ एनसीएलटी में जाता है। जब यहाँ पर केस एनसीएलटी के द्वारा फाइल किसके द्वारा दिया जाएगा, फाइल किया जाएगा उस पर्सन के द्वारा जिसने यहाँ पर उस बैंक से उधारी ली थी, और उधारी बैंक को दी थी यहाँ पर। मैं क्या बोल रहा, हाँ, इसमें केस में यहाँ पर मैंने शायद कुछ गड़बड़ बोल दी। इसमें यहाँ पर जो केस है वो फाइल कौन करेगा, वो फाइल वो पर्सन करेगा जिसने किसी को पैसा दिया है। अब बैंक लोन के केस में होगा कि बैंक ने यहाँ पर कस्टमर को पैसा दिया, तो बैंक यहाँ पर केस फाइल कर सकता है। ठीक है। और अगर मैं यहाँ पर एक नॉर्मल बैलेंस शीट की बात करूं, तो बैलेंस शीट में क्या होगा कि मैंने किसी को उधारी, किसी और पर्सन से मैंने उधारी ली है, मैं कंपनी हूं और मैंने किसी और पर्सन से उधारी ली है, यानी कि वो पर्सन मेरा क्या है, क्रेडिटर है। वो पर्सन मेरा क्रेडिटर है। क्रेडिटर ही बोलते हैं ना उस चीज को, कि जिससे मैंने उधारी ली है उस पर्सन को मैं क्रेडिटर बोलता हूँ।
क्रेडिटर मेरे दो तरीके के हो सकते हैं, एक होता है फाइनेंशियल क्रेडिटर, दूसरा होता है आपका ऑपरेशनल क्रेडिटर। फाइनेंशियल क्रेडिटर वो पर्सन होता है जिससे मैंने कुछ पैसे उधार लिए हैं, लाइक दी बैंक्स। ऑपरेशनल क्रेडिटर होता है कि जिससे मैं डेली रूटीन में अपना काम करवा रहा हूं। डेली रूटीन में हम लोग काम कर रहे हैं, डेली रूटीन में क्या किया जा रहा है, डेली रूटीन में हम यहाँ पर सेल परचेज आपस में कर रहे हैं, ट्रेडिंग कर रहे हैं। तो ऑपरेशन, डेली रूटीन के ऑपरेशन का पार्ट है, उसके लिए मैं किसी के साथ उधारी करता हूं तो वो एक ऑपरेशनल क्रेडिटर हो जाता है। ठीक है, डेली रूटीन में ट्रेडिंग परचेज सेल का काम करता हूं, ऑपरेशन। एक पैसे का लिया, लेन देन किया, सिर्फ पैसा वैसा तो फाइनेंशियल। अगर ट्रेडिंग भी की जाती है, चीजों का आदान प्रदान किया जाता है, दैट विल बी दी ऑपरेशनल क्रेडिटर। ठीक है, ओके। तो ये यहां पर फाइनेंशियल एंड दी ऑपरेशनल क्रेडिटर का यहां पर कंसेप्ट काम करता है। ये जो आईबीसी में, जो कोर्ट में यहां पर केस लगाया जा सकता है, दोनों के किसी के द्वारा भी लगाया जा सकता है। इसके बाद जब केस लगा दिया जाता है तो एनसीएलटी जो है, जिसके पास केस लगाया गया है, वो यहां पर आपका अपॉइंट करती है एक थर्ड पार्टी को, जिनको हम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल्स कहते हैं। इंटरिम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल्स इनको कहा जाता है। ये इंटरिम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल्स कौन होते हैं? ये आपके मोस्टली चार्टेड अकाउंटेंट फर्म्स होती हैं, बड़ी बड़ी, उनके लोग होते हैं। ठीक है, ये चार्टेड अकाउंटेंट फर्म्स का काम क्या होता है? इनका काम होता है बेसिकली किस कस्टमर से यहाँ पर बातचीत करना, और अगर कोई भी कस्टमर को क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है, किस तरह से काम करना है, क्या करना है, उसको सजेस्ट करना, उसको सजेशन देना कि आपने ये गलत किया था, ऐसे ऐसे वगैरह वगैरह। तो यहाँ पर एनसीएलटी जो है अपॉइंट करता है इंटरिम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल्स को, जो कि काफी हाईली क्वालिफाइड व्यक्ति होते हैं। और ये लोग यहाँ पर पूरी की पूरी एक इन्वेस्टिगेशन करते हैं, पूरा पूरा एक तरीका यहाँ पर समझाते हैं, पूरा पूरा एक तरीका इजाद करते हैं, जिसके बेस पर ये देखा जाएगा कि यहाँ पर आगे क्या किया जाना चाहिए। ठीक है, अब ये जो इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स होते हैं, ये यहाँ पर एक कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स बनाते हैं। कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स कौन से थे, चाहे वो ऑपरेशन हो चाहे फाइनेंशियल हो, एक कमेटी बनाई जाती है। और ये जो इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल के द्वारा आपका तकरीबन 180 से 270 दिन के केस में, जो वैरी करता है केस टू केस, यहाँ पर 180 270 दिन के केस में एक यहाँ पर प्लान बनाते हैं। और वो प्लान दो चीजों की तरह हो सकता है। एक प्लान होता है रिवाइवल प्लान। रिवाइवल प्लान मतलब कि एक जो प्लान दिया उन्होंने कि ये कंपनी को अगर हम ऐसे ऐसे करेंगे, ऐसे ऐसे इस कंपनी का करते रहेंगे, तो ये कंपनी इतने टाइम में यहाँ पर रिवाइव हो जाएगी, फिर से शुरू हो जाएगी। एक तो वो चीज। दूसरा वो कहता है कि कंपनी को कुछ लेना नहीं, कंपनी को करो बंद, कंपनी में कुछ है नहीं, जो दुकान मकान जो कुछ भी पड़ा है उसको बेच लो और जितना पैसा आपका रिकवर हो सकता है कर लो। ठीक है, तो ये आपका हो गया इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल के द्वारा जो कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स बनाई जाती है, उनमें यहाँ पर आपका क्या किया जाता है, जो कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स है उनमें यहाँ पर उनको यहाँ पर ये चीज बताई जाती है कि एक कंपनी ने, एक एनसीएलटी ने, या फिर इस इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल ने कह लीजिए, इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल ने ये एक तरीका बताया है, इस तरीके को अपनाने से कंपनी भी यहाँ पर बच सकती है, और यहाँ पर सांप भी मर जाएगा, लाठी भी नहीं टूटेगी, और ये काम कर जाएगा। लेकिन इस जो भी रिवाइवल प्लान दिया गया है, इस रिवाइवल प्लान को यहाँ पर परमिट करने के लिए, परमिशन देने के लिए, जितने भी हमारे क्रेडिटर्स हैं, जितने भी उस कंपनी के क्रेडिटर्स हैं जिन्होंने यहाँ पर उधारी या दी गई है, जिनको यहाँ पर उधारी, जिन्होंने यहाँ पर उधारी का पैसा लिया है, वो कमेटी जो बनाई जाएगी इन क्रेडिटर्स की, इसमें से जो केवल फाइनेंशियल क्रेडिटर हो गए उनकी सुनवाई की जाएगी। फाइनेंशियल क्रेडिटर में 66% अगर क्रेडिटर, जितने भी फाइनेंशियल क्रेडिटर उसके 66% क्रेडिटर अगर एग्री कर जाते हैं कि ये रिवाइवल प्लान चल जाएगा, काम कर जाएगा, तो फिर यहाँ पर वो रेजोल्यूशन प्लान, रिवाइवल प्लान को एग्जीक्यूट कर दिया जाता है। अगर वो 66% नहीं मानते हैं, कम लोग मानते हैं, तो यहाँ पर कंपनी जो है वो यहाँ पर आपकी खत्म हो जाती, लिक्विडेट हो जाती है। उसकी फैक्ट्री वैक्ट्री जो मशीनरी बड़ी है उसको बेचने की मुहिम शुरू हो जाती है। ठीक है, तो इसमें केवल केवल इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल में यहाँ पर एक रिवाइवल प्लान का उद्देश्य है। अब ये रिवाइवल प्लान में क्या होता है? रिवाइवल प्लान में मेजरली जो आजकल देखने को मिल रहा है वो ये होता है कि रिवाइवल प्लान में ये कहा जाता है कि ये फलानी फलानी कंपनी इस कंपनी को एक्वायर कर रही है,
जैसे अभी क्या हुआ, अभी लेटेस्ट जो आईबीसी का केस चल रहा है वो चल रहा है गो फर्स्ट। गो फर्स्ट एयरलाइंस आपने सुना होगा, ठीक है। गो फर्स्ट एयरलाइन से रिलेटेड कोई भी आर्टिकल सर्च करना, उसके ऊपर अभी आईबीसी का ही पंगा चल रहा है। इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड भी उस पर लगाया गया, उसके तहत आई गो फर्स्ट के लिए कस्टमर ढूंढा जा रहा है जो उसको खरीद सके, यानी कि रिवाइवल प्लान। कस्टमर खरीदने का मतलब रिवाइवल प्लान, रेजोल्यूशन प्लान, ये किया जा रहा है। और जिस दिन ये हो जाएगा उस दिन के बाद यहाँ पर आपका ऑब्वियस है नेक्स्ट जो है आगे काम किया जाएगा, नेक्स्ट बढ़ा जाएगा, है ना। गो फर्स्ट अपना काम करेगी, बढ़िया यार, है ना। कौन सा बैंक चाहता है कि उससे रिकवरी करके उसको सारा का सारा लिक्विडेट कर दे? वो भी यही चाहता है कि यार ठीक है रिवाइव हो जाए, कुछ साल लगेंगे, हम कोई बात नहीं, थोड़ा दिन और सहन कर लेंगे, कुछ दिन पैसे आएंगे, थोड़े बहुत आएंगे, लेकिन काम बन जाएगा, लेटर ऑन वो हमारे सारे पैसे वापस दे देगा, ठीक है। तो एक रिवाइवल प्लान को यहाँ पर इस तरह से पॉजिटिव वे में यहाँ पर देखा जाता है। तो ये मैंने आपको पूरी पूरी प्रोसीजर, पूरा पूरा प्रोसेस बताया यहाँ पर आपका। ये प्रोसीजर आपका 180 टू 270 डेज तक ही चलता है, और इन बिटवीन इसके फैसला सुना दिया जाता है और आगे काम कर लिया जाता है, ठीक है। इसमें इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड के बेसिकली 4 महत्वपूर्ण पहलू होते हैं। पहला पहलू होता है इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स, जो कि मैंने अभी बताया कि कौन कौन होते हैं। दूसरा होता है इंफॉर्मेशन यूटिलिटीज। इंफॉर्मेशन यूटिलिटीज आपका एक प्रकार का डाटाबेस है जहां पर जितने भी केसेस आईबीसी के तहत रजिस्टर होते हैं उन सबको रजिस्टर किया जाता है। तीसरा है एडजुडिकेशन। एडजुडिकेशन का मतलब है कि इसमें डील कौन सा कोर्ट करेगा। अगर कंपनी है तो एनसीएलटी डील करेगा, अगर एक इंडिविजुअल पर्सन है यहाँ पर आपका, तो वो यहाँ पर आपका इंडिविजुअल या फिर कोई और फर्म जो कि कंपनी नहीं है आप कह सकते हैं, वो यहाँ पर उसके केसेस डीआरटी में डील किए जाएंगे। और इसके पीछे जो रेगुलेटर है जो सारा का सारा काम संभालता है वो इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया है, ठीक है। ये सारा का सारा काम इसमें पीछे यहाँ पर संभाला जाता है उसके द्वारा। क्लियर है इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड? जो भी बातें कही हैं मैंने सारी की सारी यहाँ पर लिखी हुई हैं। अब तसल्ली से स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर भी लिखा हुआ है, इसको आप पढ़ लीजिएगा आराम से। ये भी एक प्रोसेस इसी स्टेप बाय स्टेप को यहाँ पर थोड़ा सा लाइन सीक्वेंस में लिखा हुआ है, ठीक है। और ये लास्ट में मैंने जो 4 पिलर्स की बात की थी। ओके, क्लियर है? और यहीं पर ही समाप्त होता है हमारा एनपीए और एनपीए के रिकवरी प्रोसेस का सिलसिला। स्टिल कुछ पूछना है एनपीए रिकवरी प्रोसेस से रिलेटेड, कोई भी डाउट अभी भी बचा है तो पूछ लो। मतलब ये मत पूछना बोलना कि सर ये टॉपिक दोबारा से करवा दो सर, वो चीज आपके पास रिकॉर्डिंग में अवेलेबल है, आप रिकॉर्डिंग दोबारा से उस पॉइंट की सुन सकते हो, है ना। अगर आपको स्टिल कोई और चीज यहाँ पर डाउट कर रही है कि कोई कंफ्यूजन है किसी भी चीज में, वो छोटी मोटी चीज, वो आप मुझसे पूछ सकते हो। जो भी लीगल केस होता है उस पर जो भी चार्जेस लगते हैं, खर्चा वर्चा जो भी होता है, वो सारा का सारा कस्टमर क्लियर करता है, चाहे वो डीआरटी हो या कोई भी कोर्ट हो।
ये जो 4 पिलर, आपको इसमें से तीसरे पॉइंट पे डाउट लग रहा है, 4 पिलर में डाउट है, मैं एक बार फिर से बता देता हूँ। इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल हमने अभी पढ़े, कुछ एजेंसी होती है जो इसमें काम करती है। इंफॉर्मेशन यूटिलिटी आपका एक डाटाबेस किया जाता है क्रिएट, की जहां पर सारे के सारे इंफॉर्मेशन जो है, सारी सारी जो इंसॉल्वेंसी से जुड़ी हुई डाटा है वो कलेक्ट किया जाता है। एडजुडिकेशन मतलब हुआ कि यहाँ पर जो के कोर्ट में केस फाइल किया जाता है, किस कोर्ट में केस फाइल किया जाएगा। अगर एक कंपनी है तो वो उसका केस यहाँ पर एनसीएलटी में फाइल किया जाएगा, अगर कंपनी नहीं है तो उसका केस डीआरटी में फाइल किया जाएगा। और रेगुलेटर इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया है। यही चीज मैंने अभी पहले बताई थी, 2 मिनट पहले, यही चीज मैं अब बता रहा हूं। प्लीज अच्छे से आंखें खोल के, कान खोल के अच्छे से सुना करो। चीजों में कोई फर्क नहीं होता। मैंने अभी 5 मिनट पहले भी यही सेम चीज लाइन बोली थी, 5 मिनट बाद भी मैंने यही चीज सेम लाइन बोली है। ठीक है, अगर अच्छे से कंसंट्रेट करके चीजों को सुनोगे तो कोई चीजों में फर्क समझ में आने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। मैं इतनी सिंपल लैंग्वेज में आपको बता रहा हूँ। ठीक है, और इस चीज को डांट की तरह या बुरा मान के मत कहना, अरे सर आप तो डांट देते हो, कुछ भी पूछ लेते हैं तो, है ना। मैं इसलिए डांटता हूँ क्योंकि तुम लोग अब बच्चे नहीं रहे यार, यू आर इनफ मैच्योर कि आपको स्पून फीडिंग ना की जाए। आपको बैंक में जाके जब पहले दिन बैठोगे ना, बैंक में जाकर, तो आपको कोई बताने वाला नहीं होगा। इतनी सारी चीजें मैं समझा रहा हूँ ना, इतनी भी चीजें तुम्हें नहीं कोई बताएगा। तुम्हें ये नहीं बताएगा कोई कि अकाउंट ओपन कैसे करना है। खुद ही माथा मारना पड़ेगा वहां पर जाकर। फिर यहाँ पर वहां पर मेरी बातें याद करोगे, यार कपिल सर ने ये कहा था। तुम्हें ना स्पून फीडिंग की आदत डाल दी गई है, जो कि बहुत गलत है, बहुत गलत चीज है। आपको जॉब में बहुत दिक्कत आती है, बहुत ज्यादा। फिर आप क्या होता है, फिर फ्रस्ट्रेट हो जाते हो, 10 दिन जॉब करके फ्रस्ट्रेट हो जाते हो, जबकि इतनी ज्यादा फ्रस्ट्रेशन वाली बात नहीं है, तो फ्रस्ट्रेशन ज्यादा दिखता है। आईबीसी यूज्ड टू इंक्रीज इंडियाज ओवरऑल ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का मतलब यही है एग्जैक्टली कि उसको बड़ा आसानी से वो बिजनेस कर सके, उसको लाइसेंसेस आसानी से मिल सके। अब ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को उससे कनेक्ट करने को तो कर सकते हो, किसी भी चीज से किसी को कनेक्ट कर लो यार। इसमें यही है कि कंपनीज को रिवाइव किया जाता है, दूसरी कंपनी यहाँ पर उसको एक्वायर कर लेती है, उसका बिजनेस बढ़ जाता है, कह सकते हो। चलो नया टॉपिक शुरू करते हैं। हाँ, उसमें फैक्टर तो होता ही है। थैंक यू। बिजनेस एक्वायर होने का प्रॉफिट कैसे शेयर होता है? प्रॉफिट कैसे शेयर होता है मतलब उसको एक्वायर कर लिया बस, शेयर होल्डिंग है वो। अभी शेयर होल्डिंग का कंसेप्ट तुम्हें पता ही नहीं है ना, एक्चुअली तो मैंने शेयर्स के बारे में पढ़ा नहीं ना। जब कंपनीज के बारे में बताऊंगा, शेयर शेयर होल्डिंग के बारे में, तब ये चीज समझ में आ जाएगी। हाँ, नेक्स्ट फाइल अपलोड कर रहा हूँ। ओके,
सो अगला चैप्टर जो हम करने वाले हैं वो प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग है, जो कि आज की क्लास का टाइटल भी था। ठीक है, प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग, यहां पर कुछ हमारे पास ऐसे सेक्टर्स होते हैं जो कि यहां पर क्या है, जो कि यहां पर जिनको प्रायोरिटी दी जाती है। प्रायोरिटी किस केस में? इनको लोन देने में। हमारे देश में प्राइवेट सेक्टर बैंक्स आए, पब्लिक सेक्टर बैंक्स आए, वगैरह वगैरह, जितने भी बैंक जैसे जैसे आ रहे थे, लाइसेंस दिए जा रहे थे, यही कहा जा रहा था कि हम फाइनेंशियल इंक्लूजन करना चाहते हैं, हम लोगों को और जोड़ना चाहते हैं। लेकिन लोगों को जोड़ने के लिए उन्होंने ये तो कह दिया लोगों को जोड़िए, लेकिन लोन के केस में लोगों को जोड़िए इसके ऊपर ज्यादा बात नहीं कही थी, इसके ऊपर ज्यादा कानून, इसके ऊपर ज्यादा चीजें नहीं बनाई गई थी। तो यहाँ पर लोगों को लोन की सुविधा से जोड़ने के लिए उन्होंने कुछ ऐसे सेक्टर्स को प्रायोरिटी सेक्टर में यहाँ पर घोषणा की कि ये सारे के सारे सेक्टर्स प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग के तहत आएंगे, यानी कि इन सेक्टर्स को प्राथमिकता दी जाएगी दूसरे सेक्टर्स के मुकाबले। अब हमारे भारत देश या कहीं पर भी आप ये देखोगे, अगर आपको कह दिया गया है कि इसको प्राथमिकता देनी है, तो क्या वाकई में आप उसको प्राथमिकता दोगे? नहीं दोगे। जब तक आपको कुछ भी डंडा देके काम नहीं कराया जाएगा, तब तक आप उस चीज को प्रायोरिटी नहीं दोगे। मान लीजिए मैं आपको कह देता हूं कि करंट अफेयर्स को डेली पढ़ना चाहिए, है ना, आपको सारे कहते हैं, जितने सिलेक्टेड बच्चे हैं वो भी कहते हैं, जितने टीचर है वो भी कहते हैं, स्टिल यहाँ पर काफी लोग डेली नहीं पढ़ते हैं। ठीक है, नहीं पढ़ते हैं। अब क्या होगा, जब तक उनको यहाँ पर बिठाकर रोज का रोज डंडे से ना मारा जाए तब तक नहीं मानोगे। सिंपल सी बात है, और वाकई में ये सच है ना, उन्होंने अपनी मर्जी करनी है। वैसे ही सभी बैंक्स को अगर मैं कह दूं कि ये कुछ प्रायोरिटी सेक्टर्स हैं, इनको आपको लोन देना है, ये स्टिल नहीं मानेंगे, अपनी मर्जी से लोन देंगे। लेकिन इनको अगर मैं कहूं कि भाई साहब ये प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग है, ये आपके सेक्टर्स है, इनको आपको लोन देना है, और अगर इनको लोन नहीं दोगे, आप इनको लोन नहीं दोगे, और ये भी कह देता है इतने प्रतिशत लोन देना ही देना है, अगर वो लोन नहीं दोगे तो फिर यहाँ पर, तो फिर क्या है यहाँ पर, तो फिर यहाँ पर गड़बड़ हो सकती है, पेनल्टी लगाई जा सकती है, वगैरह वगैरह तरीके हैं बहुत सारे उस चीज को कंप्लीट करने के। तो यहाँ पर जितने प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग, दैट इज एग्रीकल्चर, एमएसएमई, एक्सपोर्ट क्रेडिट, एजुकेशन, हाउसिंग लोन, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, रिन्यूएबल एनर्जी, ये कुछ सेगमेंट है जो कि प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग के तहत यहाँ पर आपके कवर किए जाते हैं। अब ये जो सेक्टर में कवर किए जाते हैं, इन सेक्टर में यहाँ पर पर्टिकुलरली सभी बैंक्स को यहाँ पर कुछ प्रतिशत दिया गया है। ठीक है, कुछ प्रतिशत दिया गया है कि इतने प्रतिशत यहाँ पर आपका इस पर्टिकुलर सेक्टर को लोन देना ही देना है, इतने प्रतिशत इस सेक्टर को यहाँ पर पैसा देना ही देना है। उसके अकॉर्डिंग बैंक अपने टारगेट्स वारगेट्स अचीव करता है, डिसाइड करता है। अब यहाँ पर प्रतिशत कितना है, उस प्रतिशत पे आते हैं। उसके लिए आपको एक बड़ा ही खूबसूरत सा चार्ट पे लेके चलता हूँ, जिससे अगर आपको नींद आ रही है तो उससे दो इफेक्ट हो सकता है। तो नींद आ रही है तो और ज्यादा नींद आने लग जाएगी, अगर नींद आ रही है तो बिल्कुल ही नींद खुल जाएगी, जिससे आप पूरा दिन में नहीं सो पाओगे। ये एक ऐसा चार्ट आपको दे रहा हूं। ठीक है, चलो इस चार्ट को इत्मीनान से, तसल्ली से पढ़ो, और मैं जरा सा एक चक्कर लगा के आता हूँ बाहर। ठीक है, बड़ी हवा चल रही है, तुम लोग पढ़ो। तुम्हारा तो उम्र है पढ़ने की, हम तो इस उम्र को निकल चुके हैं, हम तो पढ़ाने की उम्र में आ चुके हैं, हमें क्या लेना देना। तुम पढ़ो, है ना, टाइम पास करो, हम आते हैं 5 मिनट चक्कर लगा के। ठीक है।
ठीक है, समझ में आ गया? चलो ये भी पढ़ लो फिर। चलो क्लियर है? आगे बढ़े? चलो फिर ये भी पढ़ लो लगे हाथ। ओके, समझा दो। अरे समझाने के लिए तो बैठे हैं, है ना? थोड़ा सा एक माहौल बनाना पड़ता है ना, पहले डरा दो बच्चों को, फिर समझाओ बच्चों को, बच्चों कहेंगे वाह सर क्या चीज है, आप तो कंसेप्ट बड़ा बढ़िया समझाते हो, है ना? ये टीचर लोग करते हैं, और क्या करते हैं, पहले डरा देते हैं, कंसेप्ट में कुछ होता है नहीं है, डरा कर फिर समझाना, फिर आप लोग तारीफ करते हो, अरे सर आप तो देवता हो, आप तो भगवान हो, इतना बढ़िया समझा दिया। होता उस टॉपिक में कुछ नहीं है, फर्जी सा टॉपिक होता है, फिर भी आपको लगता है ना? टीचिंग चल रही ऐसी रही है आजकल, क्या करें। सच है तो सच है, मैं थोड़ा सच बोल देता हूँ, बाकी लोग बोलते नहीं है। चलो ये देखो, ये प्रायोरिटी सेक्टर के ना ये अलग अलग सेगमेंट पे यहाँ पर कर रखा है। टोटल प्रायोरिटी सेक्टर इस तरफ आएंगे तो एग्रीकल्चर, माइक्रो, एडवांसेस टू वीकर सेक्शन, अगले पेज पर भी इस तरह सेगमेंट है। ऊपर यहाँ पर बाइफर्केशन है बैंक्स का,
domestic banks and foreign banks with 20 branches and above, foreign banks with less than 20 branches, regional rural banks and small finance bank। ये 4 बैंक्स के अलग अलग यहाँ पर बाइफर्केशन यहाँ पर दे रखी है। अब नीचे जो जो पॉइंट्स दे रखे हैं, ये पॉइंट्स बेसिकली दे रखे हैं, उनको टारगेट क्या दिया जाता है कि एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ बैंक को कितने प्रतिशत यहाँ पर प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग को लोन के रूप में पैसा देना है। अगर मान लीजिए यहाँ पर लिखा 40% ऑफ ANBC एज कंप्यूटेड इन पैरा 6 बिलो और CEOBE विच एवर इज हायर। इसका मतलब ये है कि ANBC होता है एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट, जो कि यहाँ पर कैलकुलेशन लिखी हुई है इसकी। ये कैलकुलेशन याद करने की कोई आवश्यकता नहीं है, एग्जाम में नहीं आएगी आपके, ठीक है। ये जस्ट आपको वैसे ही मैंने दी है। अगर मैं सिंपल सरल भाषा में एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट की बात करूं तो वो होती है आपकी लोन, जो आपने लोन दिया है, टोटल लोन जो भी आप बैंक में, बैंक वाले जो भी लोन देते हो, टोटल जितना भी देते हो, उस लोन का 40% जो है वो आपको डोमेस्टिक कमर्शियल बैंक हो, आप RRB और SFB को छोड़कर आपको अपने टोटल लोन्स एडवांसेस का 40% जो है वो प्रायोरिटी सेक्टर को देना है। प्रायोरिटी सेक्टर कौन से होते हैं? ये वाले होते हैं। इनको भी अभी डिटेल में एक एक करके बात करेंगे। 40% लोन्स एडवांसेस का आपको देना है अपने किसको? प्रायोरिटी सेक्टर को देना है। या फिर CEOBE, क्रेडिट इक्विवेलेंट टू ऑफ बैलेंस शीट एक्सपोजर, CEOBE का पूरा नाम हो गया। CEOBE का मतलब क्या हो गया कि ऐसी अमाउंट, CEOBE ऐसी अमाउंट होती है जो कि रिलेटेड होती है आपकी, ऐसी अमाउंट जो कि ऑफ बैलेंस शीट है। अगर आपको याद होगा, मैंने आपको नॉन फंड बेस्ड फैसिलिटी करवाई थी जिसमें लेटर ऑफ क्रेडिट और बैंक गारंटी का जिक्र किया था। लेटर ऑफ क्रेडिट और बैंक गारंटी जो होती है वो यहाँ पर बैलेंस शीट के अंदर नोट नहीं की जाती, ठीक है। आप सभी को मालूम है, ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं उसको। बैंक में बैलेंस शीट के फुट नोट में, बैलेंस शीट के बाहर नीचे शो किया जाता है, वो बैलेंस शीट के अंदर नहीं आती। क्यों नहीं आती? क्योंकि उसकी अपने आप में कोई फाइनेंशियल वर्थ नहीं होती। लेटर ऑफ क्रेडिट और बैंक गारंटी एक प्रकार की गारंटी होती है, उनको किसी भी तरह के वैल्यू में आंकलन नहीं किया जा सकता जब तक वो इन्वोक नहीं होती। ये तो एग्री करते हो? ये चीज मैंने बहुत अच्छे से पहले भी समझाई है, इसको आई डोंट थिंक कोई दिक्कत होगी इसमें समझने में। तो वो बैलेंस शीट के बाहर आती है, लेकिन एग्जैक्टली है तो वो लोन का ही पार्ट। तो इसलिए यहां पर ये कहा जाता है कि या तो 40% ऑफ जितना लोन एडवांसेस दी है उसका, या फिर 40% ऑफ क्रेडिट इक्विवेलेंट टू ऑफ बैलेंस शीट एक्सपोजर, जो बैलेंस शीट लेटर ऑफ क्रेडिट वगैरह जारी की गई है उनका 40%। दोनों में से जो भी 40% हायर होगा वो यहाँ पर आपका डोमेस्टिक कमर्शियल बैंक का यहाँ पर एक टारगेट बन जाएगा कि आपको प्रायोरिटी सेक्टर को इतना 40% अमाउंट अपना देना ही देना है। अगर ये 40% अचीव नहीं होता है तो उसके कंसिक्वेंसेस क्या होता है, उस कंसिक्वेंसेस के बारे में भी बात करेंगे, कल बात करेंगे। खैर आज तो नहीं कहूंगा, थोड़ी देर में करेंगे, और नेक्स्ट लेक्चर में उसके ऊपर भी बात करेंगे। यहाँ पर आप टोटल प्रायोरिटी सेक्टर वाले कॉलम को आप देखो तो हर एक में यहाँ पर कुछ ना कुछ लिखा है। फॉरेन बैंक्स का अलग, रीजनल रूरल बैंक्स का अलग, स्मॉल फाइनेंस बैंक का अलग। फिर नीचे अगर आ जाओगे तो एग्रीकल्चर में यहाँ पर और बाइफर्केशन 18%, माइक्रो में 7.5%, एडवांस्ड वीकर सेक्शन में 12%। अब ये 18, 7.5 या 12% क्या है? इसमें यहाँ पर है अलग अलग सेगमेंट वाइज, यानी कि उन्होंने कहा ओवरऑल तो 40% देना है, लेकिन उसमें से 18%, ये 18% 40 का 18% नहीं है, 40% का 18%, ओवरऑल 100 का ही 18%। ये 100 का 40 है तो 100 का 18%, 18% उसमें से उनको एग्रीकल्चर सेक्टर को देना है, जिसमें से 10% स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स का होगा। माइक्रो एंटरप्राइज को 7.5% देना है, और वीकर सेक्शन को यहाँ पर 12% देना है, ठीक है। तो ये यहाँ पर डोमेस्टिक कमर्शियल बैंक की यहाँ पर एक बाइफर्केशन है। इसी तरह से बाकी बाइफर्केशन है। एक बार आज के लिए जो मैंने अभी आपको बताया इतना समझो। अब जो मैंने समझाया इसके अकॉर्डिंग फिर से इस चार्ट को पढ़ना और अगले पेज के इस चार्ट को भी पढ़ने की कोशिश करना, ठीक है। इसके अलावा आगे मत जाना, आगे भी फाइल अटैच है, तब तक आगे जाने की जरूरत नहीं है। अगर जाने की इच्छा हो तो चले आना, लेकिन आई डोंट थिंक इतना सारा टाइम होगा आपके पास। बाकी मैं पढ़ाऊंगा और इस चार्ट को मैं कल दोबारा से समझाऊंगा। जो छोटे छोटे पॉइंट्स RRB, स्मॉल फाइनेंस बैंक के, फॉरेन बैंक्स में और पॉइंट्स, लेकिन एक्सपोर्ट क्रेडिट वगैरह, ये पॉइंट्स मैं फिर से थोड़े बहुत डिस्कस करूंगा। ये मैंने आपको ओवरव्यू दिया है ताकि आप इस चीज को रिवाइज जब करें तो अपने लेवल पे इन पॉइंट्स के बेस पर आप इन चीज को रिवाइज कर सके, ताकि आप कल ये चीज और ज्यादा बेहतर तरीके से क्लियर हो सके, ठीक है। तो ये मत सोचना कि सर समझ नहीं आया, अभी मैं इस चीज को दोबारा से कल समझाऊंगा।
तो आपको मैंने बेसिक्स आइडिया दे दिया, फिर से आप इस बेसिक आइडिया को लेने के बाद फिर से आप इस चार्ट को पढ़ना। आई होप कि आपको फिर से, अभी तक आपको मान ली 10% चीज समझ आई थी मेरे समझाए बिना, अब शायद वो चीज आपको 50, 60, 70% तक समझ में आ जाए। फिर जो 20-30% बचेगा समझने वाला, वो मैं कल दोबारा से आपको समझा दूंगा। ठीक है, आई होप कि आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा, और इसी तरह मेरे साथ जुड़े रहिए, बने रहिए। अगली क्लास में मुलाकात करते हैं हम। अगली क्लास सब बताएंगे, क्वेश्चन क्या है सब बताएंगे। आप पढ़ो तो सही एक बार। ये सबसे बड़ा टॉपिक है, वन ऑफ द बड़ा टॉपिक नहीं कहूंगा, थोड़ा सा डीप अंडरस्टैंडिंग वाला टॉपिक है प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग। समझने में थोड़ा टाइम लगता है, और करेंगे उसको। हाँ, सीए 10:30 बजे। चलो, थैंक यू सो मच। आज आरबी ग्रेड बी की क्लास है आपकी 8:30 बजे, तो उसमें अगर किसी को आना है तो आ जाइएगा। एंड आई होप कि बाकी चीजें हम कल करते हैं। ठीक है, थैंक यू, बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट। मिलते हैं। करेंगे अभी, अरे सब में तभी क्लास यार बहुत फ्यूचरिस्टिक हो जाते हो। मैं अभी कंप्लीट अभी बोला ना, कल करेंगे यार, है ना। फिर क्या डाउट क्यों पूछने यार, डाउट ऐसे ही पूछते तो बहुत पेंडिंग है करने वाला। 1-1.5 घंटा लगेगा इसको लेक्चर को और कंप्लीट करने में। हाँ, एमसीक्यू जब ये कोर्स कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद मैंने 4 लेक्चर्स एमसीक्यूज पे रखे हैं, तो एमसीक्यूज भी मैं कराऊंगा, होंगे एमसीक्यूज। आरबी ग्रेड भी बैंकिंग में नहीं, उसका अलग सब्सक्रिप्शन है आरबी ग्रेड भी का। यार ऑब्वियस अलग ही सब्सक्रिप्शन होगा ना यार, वो अलग एग्जाम है, ये अलग एग्जाम होता है। बैंक एग्जाम को आप किसी और एग्जाम से कैसे कंपैरिजन करते हो। आरबीआई जो होता है वो रेगुलेटरी बॉडीज में आते हैं, बैंक एग्जाम आपके बैंक में आते हैं नॉर्मली, है ना।